हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इन पॉइंटर्स पे जो कि रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। फिर हम मूव करेंगे स्टेप्स टुवर्ड कोडिफिकेशन कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम व्हेन दिस पर्टिकुलर लॉ वाज इनेक्टेड। हम दोस्तों बात करेंगे कि इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, वेदर द स्कोप इज लिमिटेड और वेदर इट इज एग्जॉस्टिव, ये हम बात करेंगे दोस्तों। फिर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि किस किस अथॉरिटी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार है या पावर है। क्या वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है या स्टेट की अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो भी लॉ बना सकती हैं। फिर हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस एक्ट की एप्लीकेशन के बारे में कि इस एक्ट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस किस कम्युनिटी को ये गवर्न नहीं करता है या करता है, और इसका टेरिटोरियल एप्लीकेशन क्या है। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द इंटर रिलेशन बिटवीन जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ। दोस्तों, टीपी एक जनरल लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है, उसके साथ साथ कोई स्पेशल लॉ भी हो सकता है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता हो। तो इन दोनों के इंटर रिलेशन के हम बात करेंगे कि क्या स्पेशल लॉ के एरियाज में जनरल लॉ की कोई एप्लीकेशन है या नहीं है। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी लॉ। हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी लॉ देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला लॉ कोडिफाइड लॉ आया था रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो आया था 1882 में। तो जब ये पहला लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आया था, तो दोस्तों उससे पहले क्या होता था। देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रॉपर्टी लॉ था वो क्लासिकल लॉ था, विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ कस्टमरी लॉ। जितने भी कम्युनिटीज थी वो अपने अपने कस्टम्स के थ्रू गवर्न होती थी। उनका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता था, एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती थी, वो कस्टम्स के अकॉर्डिंगली यूजेजेस थे कम्युनिटीज के, उससे गवर्न होता था। कभी कोई डिस्प्यूट होता था तो उसके रेजोल्यूशन के लिए देयर वर पंचायत्स उन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती थी। व्हाई पंचायत्स? बिकॉज पंचायत्स नेचर ऑफ डिस्प्यूट को जानती थी और वो लिटिगेंट्स को भी अच्छी तरह से जानती थी, तो इसलिए ये होता था। बाद में क्या हुआ, बाद में फॉर्मल कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दी गई बाय द ब्रिटिशर्स। फॉर्मल कोर्ट्स आने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश में बने लॉ, अंग्रेजों ने जो लॉ बना रखे थे इंग्लैंड के लिए, वही लॉ इंडिया में अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों उन लॉज को इंडिया में अप्लाई किया गया विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू सूट इंडियन कंडीशंस। इस सब के बाद दोस्तों एक नीड फेल्ट की गई कि भारत में सिविल कोड होना चाहिए, भारत में सिविल लॉज के लिए स्पेसिफिक कोडिफिकेशन होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। अब आइए बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जो कि लिए गए विद रिगार्ड टू कोडिफिकेशन। आइए दोस्तों अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में जो कि लिए गए टुवर्ड्स कोडिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। क्या क्या स्टेप्स लिए गए, आइए देखते हैं। दोस्तों 1882 में जब ये लॉ आया, उससे पहले काफ़ी टाइम से इसके बारे में कवायद चल रही थी कि इस लॉ को एक इनेक्ट किया जाए, भारतीय कंडीशंस के लिए एक लॉ बनाया जाए। सबसे पहले दोस्तों 1870 में इस लॉ का ड्राफ्ट तैयार किया गया। देखिए दोस्तों, भारत में जो पहला लॉ कमीशन था, फर्स्ट लॉ कमीशन, उसको सिविल लॉज इनेक्ट करने का, प्रिपेयर करने का, ड्राफ्ट करने का काम दिया गया बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। पहले लॉ कमीशन ने कुछ लॉज का ड्राफ्ट तैयार किया। 1870 में पहला ड्राफ्ट बनाया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इसके साथ साथ लॉ कमीशन जो इंडिया के लिए काम करता था, उसने कुछ अलग लॉज भी ड्राफ्ट किए। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने ड्राफ्ट किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को ड्राफ्ट किया गया, इंडियन सक्सेशन एक्ट ड्राफ्ट किया गया। सो ये कुछ लॉज थे जो इंडिया के लिए ड्राफ्ट किए गए अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब सबसे पहले 1870 में जब ये लॉ का पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, इस लॉ को 1877 में इन 1877 ये लॉ पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखने के बाद इसके कुछ रिविजन्स किए गए, इसको रिवाइज किया गया दोस्तों।
इसको रिवाइज करने के बाद इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए ओपन किया गया, सजेशंस लिए गए, इसे रीड्राफ्ट किया गया और फाइनली दोस्तों फरवरी 1882 को इस लॉ को फाइनली पास कर दिया गया। और ये लॉ फोर्स में कब लाया गया दोस्तों? इन जुलाई 1 1882 को इस लॉ को दोस्तों फोर्स में लाया गया। सो ये थे जो स्टेप्स लिए गए टुवर्ड्स कोडिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। आइए दोस्तों अब चलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस लॉ का जो टास्क दिया गया था वो फर्स्ट लॉ कमीशन को दिया गया था, लेकिन जब ये लॉ पास किया गया तब तक थर्ड लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जा चुका था। तो ये जो लॉ है वो फाइनली पास करवाया गया बाय द ड्राफ्ट किया गया बाय द थर्ड लॉ कमीशन और इसको पास करके फोर्स में लाया गया। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ के बारे में। इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो लॉ हमारा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, दिस इज द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये जो लॉ है, इस लॉ का ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लॉ। एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करना है। यूनिफॉर्म लॉ किसके रिगार्डिंग? It is to provide a uniform law relating to transfer of immovable property inter vivos. Transfer of immovable property and that's to inter vivos. अब ये इंटर वाइवोस क्या होता है दोस्तों? देखिए, इंटर वाइवोस का मतलब होता है बिटवीन लिविंग पर्सन्स और अमंग लिविंग पर्सन्स। सो ये जो लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करना जो कि डील करेगा ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से बिटवीन लिविंग पर्सन, जहां पर दोनों पार्टी जो ट्रांसफर की पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेलर और बायर हैं, दोनों ही लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। तो ये उसके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करता है दोस्तों। सेकेंडली, ये लॉ अमेंड करता है एग्जिस्टिंग लॉ जो था इन फॉर्म्स ऑफ कस्टम्स, उसको भी इसने अमेंड किया और अमेंड करके इनकॉर्पोरेट किया गया टू सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज दैट वाज द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया फॉर इंडियंस। तो ये अमेंड करता है एग्जिस्टिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ को बाय एक्ट ऑफ पार्टीज विच इज हैपनिंग बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है कि दोस्तों दो पार्टीज हैं, सेलर एंड द बायर इन केस ऑफ सेल, दोनों पार्टीज आर टेकिंग सर्टेन एक्शंस एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्शन प्रॉपर्टी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो ये इसकी बात करता है, इसका ऑब्जेक्ट है। एंड थर्डली, दिस लॉ आल्सो कंप्लीट्स द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कैसे कर रहा है? हाउ इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा होगा कि देयर इज एन ऑफर गिवन, देयर इज एन एक्सेप्टेंस कमिंग फ्रॉम द अदर पार्टी एंड दिस इज हाउ इट रिजल्ट्स इनटू एन एग्रीमेंट एंड देन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। How transfer of property act is extending it or it is completing it? Because under transfer of property act आप देखेंगे कि वो offer is given by the seller, acceptance is coming from the buyer and this is how consideration is there and this is how that particular contract is getting completed taking the form of a sale. So इसलिए ये इसको इस तरीके से complete करता है। अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, वेदर द लॉ इज एग्जॉस्टिव और नॉट। सो आइए दोस्तों बात करते हैं स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस एक्ट का स्कोप क्या है, किन किन चीजों से ये डील करता है, किन चीजों से ये डील नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट ए कंप्लीट कोड रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। हर तरह की प्रॉपर्टी से डील ये नहीं करता है। इट इज नॉट ए कंप्लीट कोड। इसको अगर हम कहें कि क्या ये कंप्लीट कोड है, ये कंप्लीट कोड नहीं है। क्या ये हर एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ को कंसोलिडेट करता है? द आंसर इज नो, ये उसे कंसोलिडेट भी नहीं करता है। अगर आप इस एक्ट के प्रेम्बल को देखें, प्रेम्बल ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेज it is an act to define and amend certain parts, to amend and define certain parts। ये टर्म आपको दोस्तों इसकी प्रेम्बल में मिलेगी। certain parts relating to transfer of property by act of parties।
जो इसके स्कोप को दर्शाता है दोस्तों कि ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ अमेंड कर रहा है, डिफाइन कर रहा है सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टी जैसे मैंने बताया, देयर आर टू पार्टीज विच आर टेकिंग एनी एक्शन एंड बाय दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैपनिंग बिटवीन पार्टीज। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज वाले ट्रांसफर्स को डील करता है। सो इट इज ओनली कवरिंग, दिस इज हाउ यू सी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टी से रिलेटेड जो ट्रांसफर्स हैं उसे कवर कर रहा है। इट इज ओनली गवर्निंग ट्रांसफर विच आर हैपनिंग इंटर वाइवोज। दैट मीन्स द ट्रांसफर विच आर हैपनिंग बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बिटवीन ए लिविंग पर्सन, ये सिर्फ उससे डील करता है। किससे ये डील नहीं करता है दोस्तों? ये लॉ ट्रांसफर विच आर हैपनिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उन ट्रांसफर से ये डील नहीं करता है। अब ये कौन से ट्रांसफर्स हैं दोस्तों जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत होते हैं? दोस्तों आपने सक्सेशन के बारे में सुना होगा, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, इंटेस्टेट सक्सेशन। आपने कोर्ट ऑर्डर के थ्रू होने वाले ट्रांसफर्स को भी सुना होगा। आपने सेल सुना होगा जो कि होती है एक ऑक्शन के बाद, जहां पर एक सिविल कोर्ट ऑक्शन ऑर्डर करती है और प्रॉपर्टी का सेल किया जाता है उस ऑक्शन में, और उसके तहत एक डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है। दोज ट्रांसफर्स आर बेसिकली कमिंग और फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर्स, जहां पर ट्रांसफर जो हो रहा है प्रॉपर्टी का, दैट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग बाय द इफेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, बड़ा ध्यान से सुनिए कि ये जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसका स्कोप लिमिटेड है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये लिमिटेड है, एग्जॉस्टिव नहीं है? बिकॉज दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर्स को डील करता है विच आर हैपनिंग बिटवीन लिविंग पर्संस। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं कर रहा है। सो दैट इज मेकिंग दिस लॉ स्कोप एज अ लिमिटेड वन, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। और मैंने जैसा पहले कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ट्रांसफर्स को डील करता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एग्जांपल हम लें, गिफ्ट का एग्जांपल लें, एक्सचेंज का एग्जांपल लें, जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी को भी ये डील करता है। तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ के मेजरली ये लॉ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी से डील करता है, जो कि हो रहे हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और जो कि हो रहे हैं बिटवीन लिविंग पर्संस। और ये लॉ जैसा मैंने कहा कि मेजरली प्राइमरली इट इज डीलिंग विद ट्रांसफर विच आर हैपनिंग बिटवीन एक्ट ऑफ पार्ट बिटवीन लिविंग पर्संस बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड दैट्स टू रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर्स की जहां तक बात है दोस्तों, हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, आपने नाम सुना होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि एक लॉ है विच केम इन 1930, इन द ईयर 1930। ये जो हमारा लॉ है ये ट्रांसफर ऑफ मूवेबल्स की बात करता है, गुड्स की बात करता है, चेटल्स की बात करता है, जो कि 1930 में लाया गया। इससे पहले जो सेल का हमारा लॉ था वो गवर्न होता था, जैसा मैंने पहले बताया, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक उस लॉ के जो सेक्शंस थे वो सेल ऑफ गुड्स से डील करते थे। तो ये हमारा लॉ है। सो ये दिखाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, वो एग्जॉस्टिव नहीं है। सिमिलरली इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट दोस्तों बात करता है प्लेज की। प्लेज इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेयर इन यू आर प्लेजिंग अ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी पर्टिकुलर लोन और ऑब्लिगेशन। तो वो भी इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट के अंडर आता है। सो दैट शोज दैट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज लिमिटेड एंड नॉट एग्जॉस्टिव। आइए दोस्तों हम एक बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। दोस्तों लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में जाने से पहले आइए कुछ और बात कर लेते हैं रिगार्डिंग एक्ट ऑफ पार्टीज एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ के बारे में। देखिए जब हम एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम किस किस को कवर करते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसे किसे कवर करता है दोस्तों? इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल इज गिवन, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, ये लीज से डील करता है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मोर्गेज से डील करता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों गिफ्ट, एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स
से भी ये डील करता है। सो दीज आर द ट्रांजेक्शंस, सॉरी दीज आर द ट्रांसफर दैट आर गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये सारे के सारे ट्रांसफर दोस्तों वो हैं जो एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू होते हैं, बिटवीन लिविंग पर्सन्स होते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उसमें दोस्तों हम बात करते हैं, जैसा मैंने पहले बात की आपके साथ, की सक्सेशन की बात करते हैं, जहां पर एक प्रॉपर्टी पास तो हो रही है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, बट दैट इज नॉट हैपनिंग बिटवीन लिविंग पर्सन्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कोर्ट ऑर्डर से जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जो कि गवर्न होते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल सीपीसी की हम बात करते हैं दोस्तों। सीपीसी लॉ है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, वो बेसिकली इन ट्रांसफर्स को डील करता है। सक्सेशन लॉ के लिए हमारे पास देयर आर वेरियस सक्सेशन लॉज, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदूज आर गवर्न्ड बाय देयर ओन सक्सेशन लॉज, मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय देयर ओन इनहेरिटेंस लॉज, एंड देन देयर इज इंडियन सक्सेशन एक्ट एज वेल। अब सीपीसी जो है दोस्तों वो इन ऑर्डर्स को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू जो ट्रांसफर्स होते हैं उससे डील करता है। सो ये बेसिकली दर्शाता है इसके स्कोप को कि क्यों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप एग्जॉस्टिव नहीं है, क्यों ये लिमिटेड है। आइए एक केस डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वर्सेस पी केशवन। ये 2004 का केस है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, एंड दिस इज द साइटेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये आया कि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर ट्रांसफर्स होते हैं प्रॉपर्टी के, क्या उनके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कंप्लाई करना जरूरी है। सो इस केस में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड एंड रीट्रेटेड, बेसिकली रेफरिंग टू द प्रियम्बल ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज पर। सो इट इज नॉट हैविंग एनी एप्लीकेशन ऑन द ट्रांसफर विच आर हैपनिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चूंकि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ को गवर्न नहीं करता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नथिंग विल बी वैलिडेटेड और इनवैलिडेटेड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज हैपनिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चूंकि एप्लीकेशन नहीं है ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले ट्रांसफर्स पर, इसलिए ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ के बारे में। तो आओ दोस्तों अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में। कि इस लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट्स या नया कोई लॉ बनाने की पावर किसे दी गई है। देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 6 में आता है। एंट्री 6 ऑफ द 3rd लिस्ट, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, कवर्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब आप जानते हैं कि कंकरेंट लिस्ट में पावर किस किस को दिया गया है। बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू इनेक्ट लॉ ऑन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स which are given in the concurrent list. So transfer of property other than agriculture land से related law पार्लियामेंट भी बना सकती है, जैसे कि हमारा सेंट्रल लेजिस्लेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसमें चेंजेस कौन कौन कर सकता है, उसमें चेंजेस स्टेट लेजिस्लेचर्स भी कर सकती हैं। जहां तक बात आती है दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड की, क्योंकि उसे एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट, एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर जो होते हैं दोस्तों, दोस फॉल इन द स्टेट लिस्ट।
सो स्टेट के परव्यू में आते हैं, तो उससे रिलेटेड जो ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जितने भी लॉज बनाए जाएंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए पावर दी गई है। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉज होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1954 है, यूपी जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 है। ये कुछ ऐसे लॉज हैं दोस्तों जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं विद रिगार्ड टू द ट्रांसफर और विच गवर्न्स दी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन जहां तक बात आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड की, उसके लिए पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी पावर है। जहां तक बात आती है एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर की, टीपीए प्रोवाइड्स फॉर द जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई स्पेशल लॉ बनाया है विद रिगार्ड टू द एग्रीकल्चर लैंड, देन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड मस्ट कंप्लाई विद दैट पर्टिकुलर स्टेट लॉ। तो ट्रांसफर जब एग्रीकल्चर लैंड का होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी कंप्लाई करना पड़ता है, उसे स्टैंप ड्यूटी लॉ को भी कंप्लाई करना पड़ता है, और कोई स्पेसिफिक लॉ जो स्टेट ने बनाया है उसे भी उसे कंप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बारे में। आइए हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल आता है जो कि एक स्पेशल रूल दिया गया है विद रिगार्ड टू द मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशल रूल। अब वो रूल क्या है, देखिए दोस्तों, जो चैप्टर 2 है इस लॉ का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो चैप्टर 2 है, विच प्रोवाइड्स फॉर जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, एंड ऑल्सो ये जो चैप्टर है उसका जो पार्ट बी है वो कुछ प्रिंसिपल्स की बात करता है विच आर ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये लॉ मुस्लिम्स पर अप्लाई होता है। द आंसर इज यस, चैप्टर 2 की एप्लीकेशन मुस्लिम्स को भी अप्लाई होती है, इट इज एप्लीकेबल टू मुस्लिम्स एज वेल। लेकिन एक स्पेशल रूल क्या दिया गया है, वो स्पेशल रूल ये है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम लॉ का कोई प्रोविजन है, पर्सनल लॉ का कोई प्रोविजन है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर 2, देन इन दैट केस, उस इनकंसिस्टेंसी के केस में दोस्तों मुस्लिम लॉ इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल एंड इट इज गोइंग टू ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 को वो ओवरराइड करेगा, मुस्लिम लॉ उस कंडीशन में एप्लीकेबल रहेगा। तो ये एक स्पेशल रूल इसमें दिया गया है विच इज प्रोवाइडिंग फॉर दैट मुस्लिम लॉ इज गोइंग टू गेट प्रिवेल्ड ओवर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2। लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखिए दोस्तों, हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो गिफ्ट से डील करता है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों से डील करता है। और आपने सुना होगा कि मुस्लिम्स आर गवर्न्ड बाय देयर ओन पर्सनल लॉ, और आपने सुना होगा हिबा के बारे में। हिबा क्या होता है, हिबा इज गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। अब हमने जो बात किया कि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम लॉ का प्रिंसिपल है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ टीपीए, then that is going to get prevailed. For example, हिबा के केस में क्या होता है, हिबा के केस में there are 3 requirements, that there should be an offer coming from the donor which is a party to the gift, there is an acceptance coming from the donee who is the other party to the gift, and there is a third requirement also, that is immediate delivery of possession of the property, जिसे हम कब्जा कहते हैं। अब ये 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं हिबा के लिए, only then that हिबा is considered as valid under Muslim law। लेकिन क्या ये तीनों चीजें जरूरी हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? अब आप यहां पर पाएंगे कि यहां पर एक इनकंसिस्टेंट प्रोविजन है जो कि कहता है कि अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट में ऑफर इज रिक्वायर्ड, एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, बट देयर इज नो नीड ऑफ इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको डिलीवरी करने की, पोजेशन देने की कोई इमीडिएटली जरूरत नहीं है। सो दैट इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन TPA and the provisions of Muslim law. अब इस in case of this inconsistency, which law is going to get prevailed? According to the special rule, it is the Muslim law that is going to get prevailed. So जब तक आपने
मुस्लिम हिबा के अंडर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं किया, तब तक वो हिबा वैलिड नहीं माना जाएगा। सो ये एक स्पेशल रूल दिया गया विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ इन रिलेशन टू द मुस्लिम कम्युनिटी। अब आइए बात करते हैं इस लॉ की टेरिटोरियल एप्लीकेशन के बारे में। टेरिटोरियल एप्लीकेशन, ये किस किस टेरिटरी में एप्लीकेबल है दोस्तों? इनिशियली व्हेन दिस पर्टिकुलर लॉ वाज फर्स्ट इनेक्टेड, इसको एक साथ पूरे इंडिया में अप्लाई नहीं किया गया था। इनिशियली दैट वाज ओनली एंड ओनली मेड एप्लीकेबल टू द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया दोस्तों क्या था? जिस जिस टेरिटरी पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था इंडिया में, उस टेरिटरी में इसे पहली बार अप्लाई किया गया। उसमें भी क्या किया गया दोस्तों? इसको 3 टेरिटरीज में अप्लाई नहीं किया गया, 3 स्टेट्स में अप्लाई नहीं किया गया जो पार्ट बी का हिस्सा थे। अब पार्ट बी में कौन कौन से स्टेट्स हिस्सा थे दोस्तों? स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ दिल्ली। सो पंजाब में, दिल्ली में और बॉम्बे में, इन दीज 3 स्टेट्स दिस लॉ वाज नॉट मेड एप्लीकेबल इनिशियली एंड द right was given or the power was given to these particular states that they can implement this particular law in their respective territories। तो इसीलिए दोस्तों ये जो लॉ है वो बॉम्बे में जनवरी 1893 में पास किया गया, एनफोर्स किया गया, उसे 1893 में अप्लाई किया गया इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। दिल्ली में इसे एक्सेप्ट किया गया या इंप्लीमेंट किया गया या एनफोर्स किया गया इन द ईयर 1962, काफी बाद में इसे इंप्लीमेंट किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विद रिगार्ड टू द टेरिटोरियल एप्लीकेशन जो इसका किया गया था। इसको सभी स्टेट्स में एक साथ अप्लाई नहीं किया गया, एनफोर्स नहीं किया गया, बट इसे स्टेप्स में किया गया। इन 2019 वेरी इंपॉर्टेंट, इन 2019 क्या हुआ दोस्तों? इन 2019 इसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एनफोर्स किया गया इन द टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड J&K also. So in the Union Territory of Ladakh and J&K also this act is applicable, TP is applicable by the effect of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है स्पेशल लॉ की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो आइए मूव करते हैं इस सेशन के लास्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है स्पेशल लॉ वर्सेस जनरल लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो हमारा है ये एक स्पेशल लॉ नहीं है, ये एक जनरल लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। इसे हम एक जनरल लॉ मानते हैं रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि किसी स्पेशल लॉ को इनेक्ट किया गया हो बाय द पार्लियामेंट जो कि डील करता है किसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। लेट मी गिव एग्जांपल, देयर इज अ सरफेसी एक्ट, सरफेसी एक्ट 2002। ये एक स्पेशल लॉ बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट जो कि डील करता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट को और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को लेके। इस एक्ट का टाइटल है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसे शॉर्ट में हम कहते हैं सरफेसी एक्ट। अब ये जो लॉ है ये एक स्पेशल लॉ है, टीपीए हमारा जनरल लॉ है, बट ये जो दोनों ही लॉ हैं ये बेसिकली किससे डील करते हैं? ये बेसिकली सिक्योर्ड क्रेडिटर से डील करते हैं। जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मॉर्गेजेस की बात करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, वहीं सरफेसी एक्ट बेसिकली सिक्योर करता है कंपनीज द्वारा लिए गए लोन्स को और वो राइट्स देता है बैंक्स को दैट दे कैन गो अगेंस्ट दोज कंपनीज हु हैव बीन बिकम डिफॉल्टर्स टू सिक्योर देयर लोन्स एंड टू रिकवर देयर लोन्स फ्रॉम दोज पर्टिकुलर कंपनीज। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि जिन एरियाज से रिलेटेड स्पेशल लॉ बना दिया गया है क्या उस एरिया में जनरल लॉ की कोई एप्लीकेशन है या नहीं है? क्या जनरल लॉ हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो
इससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को डील करेगा या नहीं करेगा? सो दोस्तों इसका आंसर है नो। एक लॉ में एक प्रिंसिपल है हमारा, दैट स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। हम चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 इज अ स्पेशल लॉ, देयर जनरल लॉ विल नॉट अप्लाई। देयर हैव बीन केसेस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है दैट इन दोज एरियाज वेयर देयर इज अ स्पेशल लॉ इनेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इन दैट एरिया देयर विल नॉट बी एनी एप्लीकेशन ऑफ द जनरल लॉ। एक केस नोट कर लीजिए प्लीज। द केस नेम इज मारदिया केमिकल्स, मारदिया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 2004 का है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था that with regard to those matters to which SARFAESI Act 2002 applies, whether there is any application of the general law relating to transfer of property, क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उन मैटर्स को डील करेगा या उस पर अप्लाई होगा? सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेड एंड क्लैरिफाइड दैट बिकॉज SARFAESI Act is a special law, transfer of property act is a general law relating to transfer of property. So with regard to those matters where SARFAESI Act is getting applicable, there is no application of the general law. So the Supreme Court held that Transfer of Property Act being a general law is not going to prevail over any special law, in this case the SARFAESI Act. So दोस्तों इस सेशन में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस डिस्कशन से रिलेटेड, सो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।